सबसे पहले मैम आपका स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और ये हमारा एक सौभाग्य है कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं और साथ ही हम अपने सवालों और जवाबों का सिलसिला यहाँ से शुरू करेंगे। और आपकी जो व्यक्तित्व की भी हम बात करें तो वो समाज की महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा के तौर पर देखा जाता है। सबसे पहले मेरा सवाल यही धन्यवाद। आपसे रहने वाला है कि राजनीति के लिए आप नहीं बनी थी और इस देश के लिए आपके परिवार ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और उसके बाद राजनीतिक तौर पर आप इतनी आगे पहुंच गई हैं कि आज जो बीजेपी है वो आप पर एक भरोसा जता रही है। तो ये सफर आपसे हम आपकी ही जुबानी जानना चाहेंगे। देखिए, वैसे तो किसी को भी नहीं पता होता कि कौन किस चीज के लिए बना है। व्यक्ति जीवन में लक्ष्य कुछ रखता है और कभी कभी समय ऐसा आता है कि आपके जीवन में बदलाव और परिवर्तन आए। उसी बदलाव और परिवर्तन के निमित्त मेरा राजनीति के क्षेत्र में आना हुआ और अब पिछले 23 वर्षों से मैं इस राजनीतिक क्षेत्र के अंदर होल टाइमर की तरह काम कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 1999 के अंदर चुनाव लड़ने का एक अवसर दिया था और उस समय यहाँ के इलाके के लोगों ने बहुत मुझे सपोर्ट करके यहाँ से सांसद चुन करके भेजा था और मैंने प्रयास किया था कि अपने सांसद के काल में हर इलाके और हर क्षेत्र और गांव तक पहुंचूं, वहां पर लोगों के साथ में जुड़ करके वहाँ के कामों को समझ करके और विकास की दृष्टि से आगे करने का काम करूं। और मुझे लगता है कि मैं अपने उस सोच में सफल भी हुई, लेकिन आगे के चुनाव में मैं चुनाव नहीं जीत पाई। लेकिन उसके बाद में मैं संगठन का काम लगातार और निरंतर करती चली जा रही हूँ। आपने कभी पार्टी से कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखी लेकिन आपने समाज के हित के लिए काम किया। पार्टी इसे देखती भी थी और यही वजह आप मानते हैं कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आप बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य अब बन चुकी हैं। देखिए, जिस समय मैं राजनीति के क्षेत्र में आई थी उस समय मेरा शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का मन था और रिसर्च और शिक्षा इसके क्षेत्र में मैं लगी हुई थी। जीवन के बदलाव के साथ में जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ के प्रभारी थे तो उन्होंने मुझे मोटिवेट करा कि भाई आपको समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए बाहर आकर के काम करना चाहिए। निर्णय बहुत कठिन था और क्योंकि कभी राजनीतिक क्षेत्र में ना तो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही और ना कभी मेरी अपनी कोई ऐसी इच्छा रही कि मैं राजनीति के क्षेत्र को समझूं या जानूं। सामाजिक क्षेत्र में जरूर मैं काम करती थी। पहले मैं स्कूल टाइम से भी भारत स्काउट्स एंड गाइड्स में जुड़ी रही और उसमें नेशनल लेवल तक काम करती रही। एनएसएस के साथ में जुड़ करके मैंने काम किया और जब मैं एनएसजी के अंदर यहाँ पर रहती थी मानेसर में, राव लाल सिंह में मैं पढ़ाने भी जाती थी, फिर वहाँ प्रिंसिपल भी रही, तो उन सब जगह के ऊपर कैरियर काउंसलिंग का काम मैंने बहुत किया। तो इस बदलाव के साथ में जब मुझे राजनीतिक क्षेत्र में भेजा गया और मेरे परिवार ने उसकी सहमति जताई, तब से लेकर के आज तक संगठन के विभिन्न दायित्वों पर मैं रही हूँ। संगठन ने मुझ में विश्वास भी जताया है, मुझे काम भी दिया है और मुझे लगता है कि उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का मैंने प्रयास भी किया है। राजनीति से आप एक अपरिचित चेहरा थी और मैं उस बात को दोहराना यहाँ पर नहीं भूलना चाहती जब आप पहली बार चुनावी मैदान में उतरी और आपने यहीं के कद्दावर नेता को कड़ी टक्कर दी और जीत भी हासिल की। उस समय लोगों का प्यार आपको किस तरीके से मिला और क्या आपको उम्मीद थी कि आप इतना बड़ा जो एक फैसला जो जनता ने लिया उसका सहयोग आपको मिलेगा? देखिए, चुनावी राजनीति की मुझे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में उस समय आदरणीय अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, एक वोट से उनकी सरकार गिरी थी। माननीय आडवाणी जी
हमारे बड़े नेता थे, कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सुषमा जी हरियाणा की थी और हरियाणा के साथ में उनका लगाव रहता था, और नरेंद्र भाई यहाँ पर प्रभारी थे। इन सब लोगों ने जिस तरीके से मुझे आगे बढ़ाने का काम किया, मुझे चुनाव लड़वाया, और चुनाव में भी पूरा संगठन लग करके लगा। यहाँ की जो सरदारी है, यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ के वोटर हैं, उन्होंने भी बहुत सहजता के साथ में पार्टी के निर्णय को स्वीकार करके मेरा साथ दिया, और उसका सुखद परिणाम निकल करके आया। क्योंकि मैं चुनावी राजनीति को ज़्यादा जानती नहीं थी, तो चुनाव जीतूंगी या हारूंगी इसका मन में डर नहीं था, इसकी परिकल्पना भी नहीं थी, और जीवन के उस दौर से गुजर रही थी कि उसके सामने किसी तरीके की हार नहीं लग रही थी और जीत नहीं लग रही थी। उस समय पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से काफी ज्यादा योगदान दिया गया, और कुछ बिंदु ऐसे हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं। अपनी मां के दिए हुए पैसों का उन्होंने इस्तेमाल किया है ताकि आपको चुनाव जिताया जा सके। वो जो पहल थी, वो जो समय था, वो जो फैसला था, वो फैसला कितना बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आपके लिए रहा? देखिए, स्वाभाविक है कि 99 के कारगिल युद्ध के बाद जीवन में एक बदलाव आया था, और उस बदलाव के अंदर मेरी कुछ अलग इच्छाएं थी कि 2 छोटे बच्चे मेरे पास में हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए मुझे कहाँ पर जॉब करनी है, कैसी जॉब करनी है। पीएचडी मैंने की हुई थी, तो मुझे लगता था कि मैं बेहतर प्लेसमेंट लेकर के और उन बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाने का काम करूंगी। लेकिन उस बदलाव के साथ साथ में जब राजनीतिक क्षेत्र में आने का काम हुआ और मुझे यहाँ पर आने के लिए बोला गया, तो बहुत सारे लोग मुझसे संपर्क करने के लिए घर पर आते थे। लेकिन नया क्षेत्र था, नए क्षेत्र के नाते कभी मेरा इस दिशा में मन नहीं हुआ। एक दिन मेरी बात टेलीफोन के ऊपर नरेंद्र भाई मोदी से कराई। मैं उनसे परिचित नहीं थी और उनकी क्या प्रोफाइलिंग है पार्टी के अंदर इसको भी नहीं जानती थी। लेकिन उन्होंने फोन पर मुझे बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि आपके जीवन में बदलाव आया है, पति ने राष्ट्र सेवा के लिए शहादत दी है, अब आप भी समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए बाहर आए। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में खड़ा होकर के और इस क्षेत्र के अंदर आपकी मदद करेगी। मेरे लिए थोड़ा कठिन जरूर था। मैंने अपने परिवार से और उनसे सबसे चर्चा करी और अगले दिन मैंने उनको स्वीकृति दी। जब मैंने स्वीकृति दी तो कुछ अखबारों में हल्की फुल्की खबरें चली कि वो भी यहाँ पर कैंडिडेट हो सकती हैं। तो आसपास के कुछ प्रमुख लोग उन्होंने मुझसे संपर्क साधा कि अगर पार्टी आपको चुनाव लड़वाना चाहती है तो आपको मना नहीं करना चाहिए और आपको लड़ना चाहिए, और अहिरवाल में एक नया चेहरा सामने आए, ऐसी हम लोगों की भी इच्छा है। और नरेंद्र भाई ने मुझसे कहा कि आप सिर्फ हाँ भरें, चुनाव लड़वाने का काम पार्टी करेगी। मैंने जब हाँ भरी, 2 दिन बाद जब मेरी टिकट की घोषणा हो गई तो उनका फोन आया कि आपको जिस से मिलना है, अपने नातेदार, रिश्तेदार, गांव में जहां जिससे मिलना है, आप अपने स्तर पर एक बार सबको मिल करके चुनाव के बारे में बता दें। चुनाव की शुरुआत कराने के लिए मैं स्वयं यहां पर आऊंगा। और उन्होंने पहली मीटिंग जो है वो गुड़गांव के अग्रवाल धर्मशाला में रखी। हमारा चौटाला जी की पार्टी के साथ गठबंधन था, दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को उन्होंने वहां पर बुलाया था। यहाँ पर अनेक लोग ऐसे हैं जो उस मीटिंग के साक्षी थे, जो उस मीटिंग के अंदर आए थे। और उन्होंने सारी बातें रखने के बाद, सब बड़े नेताओं के वक्तव्य हो जाने के बाद, उन्होंने अपना विषय ये रखा कि भाई हम एक ऐसी बहन को चुनाव लड़वा रहे हैं जिसके पास में चुनाव लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, और वो हमारे कहने पर राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आई हैं। तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हम उनकी मदद करें, तन से, मन से और धन से। और वहीं पर उन्होंने ये वाक्य रखा कि मैं एक प्रचारक आदमी हूं
कभी कभार माँ से मिलने के लिए जाता हूँ। तो जब पिछली बार माँ से मिलने गया तो चलते हुए उन्होंने मुझे कुछ पैसे मेरे हाथ में दिए थे कि कभी जरूरत में तुझे काम आएंगे। ये माँ का स्नेह है। और वही पैसे 11 रुपए मैं आज अपनी इस बहन के चुनाव में योगदान के अंदर देता हूं। और यहां जितने लोग आए हैं वो किराए को छोड़ करके सब पैसे इस कलश के अंदर डाल करके जाएं, जिससे हम अपनी इस बहन को चुनाव लड़वा सकें। और वहां से उन्होंने चुनाव की शुरुआत करी और आपको आश्चर्य होगा कि उस आधे घंटे के अंदर लाखों रुपया उस कलश पर इकट्ठा करवाने में वो कामयाब हो गए थे। तो यहां से ये शुरुआत हुई थी। और ये शुरुआत आज यहाँ तक जा पहुंची है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर आपको जहाँ पहचान मिली, अब रणनीतिक फैसलों में भी आपका योगदान रहेगा। लेकिन हरियाणा की सुधा यादव का ही चेहरा क्यों इसके लिए चुना गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कब किसको क्या दायित्व मिलेगा ये कोई नहीं जानता है। यहाँ पर सतत काम करते करते आपको अनेक उदाहरण ऐसे मिलेंगे जो विभिन्न दायित्वों पर पहुंच गए और जिनके बारे में कभी चर्चा भी नहीं हुई है। तो उसी तरह मुझे लगता है कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है ये उनका निर्णय है। मुझे क्यों चुना गया इसका कारण ये बेहतर शीर्ष नेतृत्व बता पाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में दायित्व अदलते बदलते रहते हैं। विभिन्न दायित्वों के अंदर अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग समय के ऊपर मौका मिलता रहता है और उसी के निमित्त एक मौका मुझे दिया गया है। बीजेपी अपने रणनीतिक फैसलों के लिए जानी जाती है और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को आगे भी बढ़ाया है। और ऐसे में महिलाओं को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां ये पार्टी देती है। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं महिलाओं के उत्थान के लिए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर के आज तक महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर उन्होंने बहुत काम किया है। चाहे सरकार की योजनाएं हों और चाहे पार्टी के अंदर उनको बढ़ाने का काम हो। आपने स्वयं कहा बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये उन्होंने शुरुआत करी थी कि बेटी बचनी भी चाहिए और बेटी पढ़नी भी चाहिए और बेटी आगे बढ़नी भी चाहिए। आज ये तय किया है सरकार ने, आप तो खुद कॉरपोरेट उसके अंदर हैं, कि जिन कॉरपोरेट्स के अंदर एक डायरेक्टर महिला होगी उनको, ये जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको ज्यादा फंडिंग मिलेगी। आज उनके रिजीम के अंदर अगर हम देखें तो फाइटर पायलट भी महिला है, परमानेंट कमीशन भी महिलाओं को मिलने लग रहा है। महिलाओं को हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी योजनाओं में, हम छोटी योजनाओं से भी चलें कि जनधन योजना आई तो वो 0 अकाउंट के ऊपर महिलाओं के भी अकाउंट खुले, पुरुषों के भी अकाउंट खुले। शौचालय की अगर हम बात करें तो ये ज्यादा लाभ महिलाओं को मिला, कठिनाइयां उनको ज्यादा आती थी। हर घर नल की अगर हम बात करेंगे तो वो महिलाओं को सुविधा देगा जो कई किलोमीटर से सिर के ऊपर पानी लेकर के आती थी। उन्होंने जब प्रधानमंत्री योजना के अंदर मकान देने की बात करी तो ये तय करा कि मकान की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर होगी, ताकि महिलाओं को जो प्रताड़ित करके घर से भगाने का काम करते हैं कई बार, वो कोई पुरुष ये काम कर नहीं पाएगा। ऐसी अनेक योजनाएं वो लेकर के आए हैं। तो सरकार में, संगठन में भी विभिन्न दायित्वों के ऊपर महिलाएं हैं। और अगर आज आप उठा करके देखें तो इन 8 वर्षों के अंदर जितनी गवर्नर महिलाएं बनी हैं, इससे पहले इतनी महिलाएं कभी भी नहीं मिली होंगी। ये उनकी सोच का परिणाम है कि आज महिलाओं को बराबरी में रख करके साथ लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है।
और इसी के साथ दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी भी मैं यहाँ पर देना चाहूंगी कि महिलाओं की भागीदारी कुछ इस कदर बड़ी है कि संसद में बोलने वाली सबसे ज्यादा जो वक्ता हैं पुरुषों के मुकाबले वो महिलाएं ही हैं। और ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर है, खासकर एक ऐसे देश के लिए जहां पर कई रूढ़िवादी विचारधाराएं थी और उन विचारधाराओं से बढ़कर महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। एक वो वक्त था जब महिलाएं गाड़ी चलाती थी तो कहते थे कि महिलाएं अच्छी ड्राइवर नहीं हो सकती। आज वही महिलाएं प्लेन भी उड़ा रही है। इस बदलते भारत को आप कैसे देख रहे हैं? वही महिलाएं ट्रेन भी चला रही हैं, प्लेन भी उड़ा रही है। उनका आत्मविश्वास जो है वो और बढ़ा है और महिलाएं बढ़ चढ़ करके हर हिस्से में, हर भाग में भाग लेना चाहती हैं। तो इस बदलते भारत की जो आपने कल्पना उस जमाने में की होगी जब आपने जाहिर तौर पर चुनावी मैदान में कदम रखा होगा, क्योंकि हमने देखा उस समय कई रूढ़िवादी ऐसी धारणाएं थी जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती थी, लेकिन अब उनका खंडन सरकार की ओर से किया जा रहा है ताकि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आगे आए। देखिए, सबसे बड़ा काम तो सरकार ने 3 तलाक खत्म करके ही किया है। जो मुस्लिम महिलाओं के लिए नासूर बना हुआ था, उनको भी इज्जत के साथ में जीने का हक देने का काम, और जितनी प्रताड़नाएं उन्होंने झेली हैं उन प्रताड़नाओं से दूर करने का काम सरकार ने किया है। और महिलाएं अब हर क्षेत्र में बराबरी के साथ में चल कर के आगे बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि स्वर्णिम भारत के लिए ये एक अच्छी पहल भी है और इसके परिणाम अच्छे निकल करके आ रहे हैं। हमें यहाँ पर खुशनसीब अपने आप को महसूस करना चाहिए कि हम भारत जैसे देश में हैं जहाँ पर ईरान की अगर बात करें तो वहाँ पर हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। कई महिलाएं अपनी जान गंवा चुकी है, एक बड़ा आंदोलन वहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा भारत का इससे अछूता नहीं है। कोर्ट में सुनवाई इसको लेकर चल रही है। जो केरल में विवाद हुआ लड़कियों की यूनिफॉर्म को लेकर, किस तरीके से उन्हें हिजाब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, इसको लेकर एक बड़ी बहस इस समय चल रही है। तो इसको लेकर आपके क्या विचार हैं और बीजेपी पार्टी इसे किस तरीके से देखती है? देखिए, कुछ वर्गों के अंदर तो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर के विरोध बना रहता है, लेकिन हिंदुस्तान के सामान्य जनमानस ने इस बदलाव को बहुत सहजता के साथ में स्वीकार किया है। महिलाओं को पंचायती राज के अंदर रिजर्वेशन मिला, पुरुषों ने उनका सहयोग किया है। आज पुरुषों की मानसिकता महिलाओं को आगे बढ़ाने की भी है और उनको साथ लेकर के चलने की भी है। लेकिन एक वर्ग हमेशा आपको कहीं ना कहीं पर ऐसा मिलेगा जो इसलिए विरोध करेगा कि उसको विरोध करना है, जो इस रूढ़िवादिता को छोड़ करके आगे बढ़ने की दिशा में बढ़ना नहीं चाहता। वो कहीं ना कहीं पर राष्ट्र की प्रगति में बाधक जरूर होते हैं, लेकिन वो प्रगति को रोकने में कभी कामयाब नहीं होते। हम जन सामान्य को देखें तो उसकी सोच में बदलाव आया है और उसने बदलाव के साथ में महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और जहां आप बैठी हैं, अगर इस इलाके की आप बात करें तो जितने बच्चियों को पढ़ाई में इस इलाके के लोगों ने आगे बढ़ाया है, बाहर भेजने का काम किया है, अलग अलग प्रोफेशंस में भेजने के लिए उनको तैयार किया है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ पर राष्ट्र की प्रगति की भी आप बात कर रहे हैं, राष्ट्र की उन्नति की बात कर रहे हैं। ऐसे में आप सबसे बड़ी बाधा किसी राष्ट्र की प्रगति के लिए, किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए क्या मानती हैं? नकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच के साथ में यदि काम किया जाएगा तो बहुत आसान काम होता है। हम हर अच्छे काम में अड़चन डालेंगे या हर काम के अंदर बुराई निकालेंगे तो कहीं न कहीं पर जब ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो जो गति बननी चाहिए वो गति बन नहीं पाती। और वही सोच जो है वो हमको थोड़ा आगे बढ़ने में डिले करती है, रोक तो नहीं सकती, क्योंकि जब अगर विल पावर है, विचार कर लिया है कि हमको ये आगे बढ़ना है, तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। अड़चन डाल करके थोड़े समय की बर्बादी जरूर कर सकता है, जो कभी कभी हम लोगों को हर विकास के काम में देखने को मिलता है। क्योंकि बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है, बीजेपी की जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसे लेकर सवाल उठाती है कि उसमें कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक हैं उनको हीन भावना से देखा जाता है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं और विपक्ष के ये जो सवाल हैं इन्हें किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो 23 साल हो गए इस दल में काम करते हुए, कभी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरीके की चर्चाएं होता मैंने नहीं देखा है।
और जितनी योजनाएं सरकार ने बनाई है उनमें कभी भी ऐसा नहीं किया कि ये अल्पसंख्यक के लिए योजना है और ये बहुसंख्यक के लिए योजना है। अगर घर में नल जा रहा है तो सबके जाएगा, अगर महिलाओं को मकान मिलना है, गरीब व्यक्ति को मकान मिलना है, तो चाहे वो मुस्लिम हो और चाहे वो हिंदू हो, वो तो दोनों को मिलेगा। अगर अनाज का वितरण हो रहा है तो वो अनाज किसी धर्म और जाति को देख करके नहीं बांटा जा रहा, वो इकोनॉमिक आधार के ऊपर जो पिछड़ा हुआ है, जो गरीब है, उसको ही दिया जा रहा है। तो ऐसे आरोप लगाना अपने आप में गलत है। हाँ, अपीजमेंट हम करते नहीं और बाकी सबको साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने तो शुरू में ही कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, मजदूरों को, कामगारों को समर्पित सरकार होगी। उन्होंने नारा दिया था सबका साथ और सबका विकास। आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें वो सबको साथ लेकर के न चलते हो। कोई ना आना चाहे तो बात अलग है, लेकिन वो सबको लेकर के चलते हैं और ऐसे आरोपों का कोई भी आधार नहीं होता जो आरोप वो लगाते हैं। अगर पिछले 10 सालों पर हम नजर डालें तो पिछले 10 सालों में हमने देखा कि जो धार्मिक दंगा फसाद हैं वो बेहद कम हुए हैं और हालांकि ऐसे आरोपों में अक्सर बीजेपी घिरी भी रहती है। कहीं ना कहीं भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष इस देश में धर्म राजनीति का ध्रुवीकरण का कारण भी बनता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सब धर्मों का सम्मान करना भी चाहिए और राष्ट्र तभी आगे बढ़ सकता है जब सबका विकास होगा। अगर पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचती हैं और एक भी व्यक्ति अगर पिछड़ा रह जाता है तो आप इसको समृद्ध राष्ट्र या विश्व गुरु बनाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है कि हम ध्रुवीकरण को करें या हम धर्म के आधारित उस पर करें। हम सबको साथ लेकर के इस राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने का काम करना चाहते हैं। बीजेपी की ये सोच है और ये सोच वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सोच के विपरीत कुछ पार्टियां, कुछ नेता इसे गलत तरीके से नैरेटिव करते हैं जो लोगों में दुष्प्रचार का कारण भी बनता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई को लेकर या ऐसे लोगों पर रणनीतिक जो एक रोड मैप है वो क्या बीजेपी आगे तैयार करने की कोई प्लानिंग कर रही है? तैयार करने की जरूरत ही नहीं है। पब्लिक उनको हटाती जा रही है, पब्लिक सब जानती है, इसलिए पब्लिक उनको खत्म करती जा रही है। जो इस तरीके के बातें करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, लोग चुनाव हारते जा रहे हैं क्योंकि उनकी पॉलिसी लोगों को समझ में आ गई है कि वो अनर्गल आरोप लगाते हैं। तो गलत आरोपों की वजह से जो सजा है कहीं ना कहीं जनता अपने आप में दे देती है और जनता ने सजा ये दी भी है। और हमने देखा है कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो विखंडित होती जा रही हैं, जिनके नेता उन पार्टियों को छोड़ रहे हैं। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि वही विचारधारा वाले जो नेता हैं बीजेपी भी ज्वाइन कर रहे हैं या फिर आगे बढ़ने की कोशिश में या किसी भी तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं, बहुत से आरोप बीजेपी पर इस समय लगा रही है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है। इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारे दल में आकर के समाना चाहता है उसका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा समुद्र है और उसमें समुद्र में नदियां आकर के गिरती हैं, तो वो अपना अस्तित्व खत्म करके समुद्र के अस्तित्व को अपना लेती हैं। तो जो भी आएगा वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपनाएगा और उन्हीं विचारों के ऊपर काम करेगा, तो निश्चित रूप से आगे। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का इससे बेहतर कोई और जवाब हो सकता था। लेकिन इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बिहार जाते हैं, अभी आपने देखा जिस तरीके से वहां पर जो बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में तमाम जो चीजें चली और कहीं ना कहीं उनका एक बयान था कि जो क्षेत्रीय दल है उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसका तात्पर्य अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से निकाल रही है, लेकिन सही मायनों में बीजेपी के शब्दों में इसका क्या तात्पर्य है? मैं देखिए, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। हिंदुस्तान में अब क्षेत्रीय पार्टियां परिवार की पार्टियां हैं और परिवार की पार्टियों में जो नई जनरेशन उन परिवारों की आ रही है, उन्होंने ना तो संघर्ष को देखा है, न जमीनों को कभी पहचाना है। तो ऐसी पार्टियों की कोई विचारधारा नहीं है। वो पिता से पुत्र, पुत्र से उनका पुत्र, उस पर चलने वाली पार्टियों का ना कोई विचार है और ना कोई भविष्य है, इसलिए निश्चित वो खत्म हो जाएंगे।
महाराष्ट्र जैसा जो डर था कहीं ना कहीं वो बिहार में जो विपक्षी पार्टियां हैं बीजेपी के अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें और वहां की जो राज्य पार्टियां हैं उनमें कहीं ना कहीं वो देखा गया। और उसके बाद एक मंच वहां पर दिया गया जहां पर तमाम विपक्षी नेता आते हैं और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की बातें कहते हैं। 2024 के चुनावों के चलते इनके मद्देनजर आप इसे किस तरीके से विपक्षी पार्टियों के इस कदम को देखती हैं? देखिए, 2024 का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती होगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी सतत काम करने लग रही है और जो काम देश के हित में है उन्हीं कामों को कर रही है। उन सब की जमीन खिसकती जा रही है, इसलिए वो एक मंच पर आना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे मंच पर आते हैं कि सबको प्रधानमंत्री बनना है, तो उसी दिन वो बिखर जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी एक हो पाएंगे और एक होकर के किसी तरीके से वो हमारे लिए चुनौती बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को आज की तारीख में कोई भी चुनौती नहीं है। विपक्षी पार्टियों का एक ट्रेंड ये चल पड़ा है। 2014 से पहले हमने देखा कि वो पीएम नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ या फिर बीजेपी पार्टी के खिलाफ एक मंच का इस्तेमाल करते हैं, एक साथ होने का दावा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावों के बाद जो नतीजे होते हैं वो बिल्कुल उलट नजर आते हैं। अपनी अपनी सीट बचाने का काम करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल। और इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि बीजेपी अपने आप को इस तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करती है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि विश्व गुरु भारत को बना सकती है। विश्व गुरु बनाने के पीछे बीजेपी की क्या विचारधारा है और विश्व गुरु बनाने के पीछे बीजेपी किन बिंदुओं पर काम कर रही है? देखिए, बीजेपी इस तरीके से अपने आप को पेश नहीं कर रही। बीजेपी इस लक्ष्य को लेकर के काम कर रही है और सरकार के अंदर यदि आप देखें तो आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस तरीके से उन्होंने विभिन्न देशों के अंदर भारत की पहचान को बढ़ाया है, आज सब बड़े बड़े राष्ट्र भारत की तरफ देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, उसके ऊपर पूरे विश्व की नजरें लगी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं हम में जो क्षमताएं हैं कि हम पूरे विश्व को लीड कर सकते हैं। वो ठीक है, एक समय के साथ में पीछे रह गए थे, लेकिन लीड करने की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को लेकर के आने वाले समय में भारत अग्रणी होगा, लोग हमारे को फॉलो करेंगे और उन्हीं चीज़ों को लेकर के सरकार काम कर रही है, जिसमें भारत की विदेश नीति, प्रधानमंत्री जी की अपनी मेहनत, उनकी वर्किंग, उनका ऑरा और विदेशों में जाकर के जिस तरीके से उन्होंने संबंध प्रगाढ़ बनाए हैं, ये सब उसका एक हिस्सा है। भारत की छवि का असर कुछ इस तरीके से बाकी विश्व के देशों में देखा जा रहा है कि भारत के जो बयान है या भारत की जो भूमिका है वो काफी ज्यादा अहम हो जाती है, चाहे बात रूस और यूक्रेन की युद्ध की जाए या फिर बात पश्चिमी देशों के साथ व्यापार को लेकर की जाए। लेकिन पश्चिमी देशों में जो हिंदू मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और उसको लेकर भारत की तरफ से जो बयान भी दिया गया कि पश्चिमी सभ्यता के जो देश हैं वो कहीं ना कहीं भारत को एक हीन भावना से प्रस्तुत कर रहे हैं उनके नेशनल जो मंच है वहां पर, इसे आप किस तरीके से देखती हैं? और देखिए, सरकार इस पे कड़ा संज्ञान ले रही है और स्वाभाविक है कि जब भी कोई आगे बढ़ता है, तो मैंने शुरू में भी कहा था कि अड़चनें बहुत आती हैं, लेकिन उन अड़चनों को पार पा करके हम निश्चित रूप से आगे जाएंगे। बिल्कुल। अब जम्मू कश्मीर की भी मैं बात करूंगी क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के ही ये प्रयासों का असर है कि आरक्षण वहां पर बकरवाल समुदाय को दिया गया और इसके अलावा जो पहाड़ी भाषी लोग थे उनको भी आरक्षण दिया जा रहा है। एक बहुत बड़ा कदम, एक बहुत बड़ी समय की मांग है, काफी समय से चली आ रही थी। तो इस कदम को उठाने में समय तो ज्यादा लगा, लेकिन आखिरकार जो फल था वो जरूर वहां के लोगों को मिला। इसका कितना फायदा जो है आम जनता को वहां पर मिलता नजर आएगा? देखिए, ये दृढ़ इच्छा शक्ति देश के प्रधानमंत्री की रही कि उन्होंने कश्मीर में से धारा 370 को इस तरीके से खत्म किया कि जो लोग ये कहते थे कि अगर धारा 370 खत्म होगी तो हिंदुस्तान में खून की नदियां बह जाएंगी, उनके पास कुछ नहीं बचा। और नदियां तो बहुत दूर की बात है, एक कतरा भी बहाने के लायक वो लोग नहीं बचे। आज कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। इस बार अगर आप देखें तो जितना पर्यटक कश्मीर में इस बार गया है,
शायद कभी भी वो नहीं गया होगा पिछले कई वर्षों में। लोग सुकून को मान रहे हैं, छुटपुट घटनाएं जरूर हो रही हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार तत्पर है और काम करने लग रही है। और जो लोग वर्षों से वंचित थे अपने अधिकारों को लेकर के, ओबीसी का आरक्षण 1993 में आया था, लेकिन ये आरक्षण जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। आज सरकार उनको मौका दे रही है कि जो लोग वहां पर पिछड़े हुए हैं वो भी मुख्य धारा में आकर के और आगे बढ़ने का काम कर सके। तो निश्चित रूप से वहां के युवा को लाभ होगा, वो मुख्य धारा के साथ में जुड़ेगा भी, और जिनको वंचित अब तक रखा गया था आज वो उत्साहित भी है कि हम यहाँ पर आकर के कहीं पर भी जॉब में जाने के लिए उनको सुविधा होगी। तो वहाँ के जो वंचित लोग हैं मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें कई कदम बीजेपी की ओर से उठाए गए हैं, सरकार की ओर से उठाए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा कदम ये था कि जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हें वहां पर वापस से स्थापित किया जाए। लेकिन अभी भी वहां पर जिस तरीके से आतंकवाद की घटनाएं सामने आ रही हैं, या फिर आपने देखा एक टेरर किलिंग का सहारा वहां पर लिया जा रहा है, एक अजीब सा जनता के मन में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। क्या आप इसे एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी के अथक प्रयासों के बावजूद वहां पर ऐसी घटनाएं अभी भी हो रही हैं? देखिए, आप देखिए कश्मीर के अंदर 89 से आतंकवाद शुरू हुआ, धीरे धीरे वो पीक पर चलता चला गया, और धारा 370 कब खत्म हुई? 2019 में आकर के। अब 3 साल में ही हम चाहेंगे कि सब चीजें एकदम परफेक्शन पे आ गई, तो इतने जल्दी सोचना भी मुश्किल है। लेकिन अगर हम 90% काम करने में भी कामयाब हो गए हैं तो उसकी भी प्रशंसा होनी चाहिए, बचे हुए 10% को भी कर लेंगे। बिल्कुल, और इसकी तारीफ हो भी रही है, और इसी वजह से इस बार वहां पर जो सियासी समीकरण है काफी ज्यादा बदले नजर आ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़ चुके हैं, अलग पार्टी बनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। इसका कितना फायदा बीजेपी लोग को? चुनावों के लिए बहुत उत्साहित है, और गुलाम नबी जी को भी लगा होगा आखिर में आकर के कि कश्मीर को इस तरीके से धारा 370 से मुक्ति बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने अपना अलग दल बना लिया। वो अपनी पार्टी का काम करेंगे, लेकिन लोग चुनाव के लिए उत्साहित हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां पर आशावादी है। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि अगर वो अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं और वहां पर चुनाव होते हैं तो वो बीजेपी में अपनी पार्टी को सम्मिलित कर देते हैं, तो बीजेपी का इस पर रद्द-ए-अमल क्या रहेगा? ये प्रश्न थोड़ा जल्दी है जी। रणनीति जो भी होती है वो समय के साथ पे होती है। बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं ना, तो हमारी क्या योजना है वो किसी को बताई नहीं जाती। ऐसा ही चुनाव के अंदर होता है कि वो योजना बताई नहीं जाती। तो चलिए उस योजना का इंतजार हम करेंगे, और एक दिन जरूर ये योजना हमारे सामने भी आ जाएगी, क्योंकि अभी बहुत से राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। हम क्योंकि चुनावों की बात करें, हिमाचल की बात कर लेते हैं। हिमाचल में बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर अमित शाह की बात करें, वहां पर आते हैं, कहते हैं इस बार तो हिमाचल में उत्तराखंड की तरह रिवाज बदल जाएगा। लेकिन क्या रिवाज वाकई बदलेगा? निश्चित बदलेगा। हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी, इसमें कोई शक और संशय नहीं है। वहां पर कांग्रेस हमेशा टक्कर देती है बीजेपी को, कोई तीसरा मोर्चा खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने पैर जमाने की कोशिश में वहां पर जुटी है। इसका क्या असर विधानसभा चुनावों में पड़ेगा आपकी नजरों पर? आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में भी प्रयास किया था पांव जमाने का, और वहां से वो बैरंग लौट आई। उनके प्रदेश अध्यक्ष भी अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उनकी पार्टी वहां बिखर गई है, और हिमाचल में वो पांव जमाने में कामयाब नहीं होंगे। पांव नहीं जमाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मानकों पर खरा उतरती है आम आदमी पार्टी हिमाचल की, या फिर गुजरात विधानसभा चुनावों की बात करें, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन जाएगी। क्या कभी कांग्रेस की जगह ले पाएगी या बीजेपी को? अभी मुझे लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी इन दोनों राज्यों में कुछ कर पाएगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और दोनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ी कोई चुनौती नहीं है। गुजरात विधानसभा चुनाव क्योंकि आने ही वाले हैं, तो वहां पर आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से प्रचार भी कर रही है। ऐसे में गुजरात विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के साथ मुकाबला रहेगा, कांग्रेस के साथ मुकाबला रहेगा, या फिर वहां पर जो चुनौतियां हैं, जो वहां के मुद्दे हैं, उनके साथ बीजेपी का मुकाबला रहेगा? देखिए, इस समय तो गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है,
और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। बाकी आम आदमी पार्टी अपना पांव जमाना चाहती है तो थोड़ा बहुत उस प्रयास में लगी हुई है। वो चुनौती देगी ऐसी संभावना कहीं पर भी नहीं है। जो अगर बात हम हरियाणा की करें तो हरियाणा के जो नेता प्रतिपक्ष है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो बार बार कहते हैं कि हरियाणा में सरकार नाम की चीज नहीं है। उन्हें आप किस तरीके से जवाब देंगे उनके इस बयान पर? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब पहली बार सरकार बनी थी, आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने थे, तो 1 साल के अंदर ही कहने लग गए थे कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। जबकि हम दोबारा सत्ता में आ गए, 8 सालों से सरकार चल रही है। वो किसको सरकार मानते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो सरकार चल रही है, जिसने परिवर्तन का काम किया है, एक ट्रांसपेरेंट सरकार देने का जो काम किया है, पॉलिसीज नई बनाने का जो काम किया है, बढ़िया सरकार हमारी यहाँ पर चल रही है। हुड्डा जी को शायद वो मुख्यमंत्री न बन पाने का मलाल होगा, इसलिए बार बार ऐसा कहते हैं। यहाँ पर अगर राजनीतिक चर्चाओं का दौर, क्योंकि हम लगातार आगे इसकी ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है और साउथ इंडिया में जो बीजेपी का वर्चस्व है, उसको लेकर मैं बात जरूर करना चाहूंगी। वहां पर क्या बीजेपी को मेहनत की जरूरत है? देखिए, बीजेपी ने उन सब क्षेत्रों में मेहनत करी है जहां पर वो पहले कमजोर थी। नॉर्थ ईस्ट में भी हम कमजोर थे, अब वहां के हर राज्य में हमारी उपस्थिति और हमारी सरकारें हैं। साउथ के अंदर कर्नाटक में हम सरकार बनाते आए हैं, और अभी आने वाले समय में और दूसरे राज्यों के अंदर भी पार्टी उतनी शिद्दत के साथ में मेहनत करने में लग रही है। आने वाले समय में साउथ के अंदर भी हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा। इस नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो ये नीति आगे बढ़ाई जाएगी बीजेपी की ओर से और जाहिर तौर पर वहां काम भी किया जाएगा। लेकिन अभी वहां पर जिस तरीके से वर्चस्व नहीं था, या फिर कोशिश जो बीजेपी की लगातार वहां पर अपने पैर जमाने की रही है, उसके पीछे कौन सी वजह आप मानते हैं कि वहां के लोग क्यों बीजेपी से अक्सर कटे रहते हैं? देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में ही ज्यादा थी, हमारा काम वहां कम था, और उत्तर भारत में भी कई बार हमारी स्वीकार्यता ही नहीं हुई। हरियाणा जैसे प्रांत में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे थी, लेकिन सतत प्रयास करते करते आज हम दूसरी बार सत्ता में हैं, देश के अंदर भी पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में है। तो जहां नहीं है वहां आने वाले समय में हम होंगे, यही हमारा प्रयास है। सोशल मीडिया में भी हमने देखा है, सोशल मीडिया में जो बीजेपी के नेताओं की ओर से भ्रष्टाचार को लेकर कदम उठाए जाते हैं, वो काबिले तारीफ है, और जिक्र जो सबसे ज्यादा होता है वो बुलडोजर का होता है। इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहेंगे हम। देखिए, जो समाज के अंदर भ्रष्टाचार करके सरकारी जमीन को कब्जा करके काम कर रहे हैं, उन पर एक्शन लेना आवश्यक है, और वो एक्शन सरकार ले रही है, इसलिए इसकी चर्चा ज्यादा है। बीजेपी के जो रणनीतिक फैसले हैं उनकी चर्चा भी बहुत ज्यादा रहती है। हमने देखा कि कांग्रेस में जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर एक होड़ वहां पर चली हुई है, और देखा कि जो आला कमान के फैसले हैं उसकी भी कभी फजीहत होती भी नजर आई है, चाहे अशोक गहलोत को लेकर हम बात करें। लेकिन बीजेपी में अक्सर ऐसा कुछ नहीं होता है। बीजेपी में जो फैसला होता है वो आउट ऑफ बॉक्स होता है, जैसा आपका नाम सामने आया। तो इसके पीछे आप बीजेपी की कौन सी वजह मानते हैं? किस वजह से एक डिसिप्लिन का जो शब्द जुड़ता है बीजेपी के साथ, उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, बीजेपी के अंदर मतभेद हो सकते हैं, अपने अपने विचार हम रखते हैं, लेकिन मनभेद कभी भी नहीं होता। और जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके यहाँ मनभेद के अलावा कुछ है ही नहीं। कई बार मुझे आश्चर्य होता है कि वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, पार्टी बिखर रही है और भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। राजस्थान में क्या हुआ, हरियाणा में भी अगर हम देखें तो ये वो दल है जो अपना संगठन जिलों के अंदर बना नहीं पा रहा, जिनका प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग बुलाए और अनेक बड़े नेता उस मीटिंग से गायब हो जाए, तो वो दिखाई देता है कि मतभेद और मनभेद सब कुछ है इनके यहाँ पर, जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को कहना और सामूहिक निर्णय के साथ में आगे बढ़ना, यही हमारी ताकत है।
पीएम नरेंद्र मोदी खुद ही कहते हैं कि किसी भी देश के सही संचालन के लिए एक मजबूत विपक्ष होना बेहद जरूरी होता है। और विपक्ष की अगर चेहरे के तौर पर बात करी जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर शशि थरूर। ये उनकी अपनी पार्टी का निर्णय है, उनकी पार्टी जो तय करेगी। और मुझे लगता है कि ये तय करना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था कि भाई हमको किसको अध्यक्ष बनाना है। कहाँ तो वो राजस्थान से लेकर के आ रहे थे और कहाँ वो वहाँ साउथ में चले गए हैं। जो उनका दल तय करेगा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी देखेगी। कांग्रेस की स्थिति को अभी आप किस तरीके से देख रही हैं? आपने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा एक तरफ कांग्रेस के नेता चला रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस खुद बिखर रही है, लेकिन एक विपक्ष के तौर पर किसी पार्टी में इस तरीके की स्थिति होना किसी देश के लिए क्या खतरनाक भी साबित हो सकता है? किसी देश के लिए एक चुनौती भी रह सकता है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष की दरकार रहती है। देखिए, हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बढ़ रहे हैं, हम भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए बढ़ रहे हैं। देश विदेश में संपूर्ण विश्व में भारत का डंका बजे, हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस दिशा में काम कर रही हैं और वो भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि कौन से भारत को जोड़ रहे हैं, भारत कहाँ पर टूटा हुआ है और कहाँ पर जोड़ने की आवश्यकता है। उनको कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए थी, वो उसको निकाल करके अगर पार्टी को जोड़ते तो शायद हिंदुस्तान के लिए अच्छा होता। बीजेपी के फैसले या भारत सरकार के फैसलों की बात करें तो उसने भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान दिलाई है। इसके पीछे बीजेपी की सोच क्या है, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। बीजेपी से किस तरीके से देखती है, चाहे कैसे वो भारत जिसे कभी एक सपेरों का देश कहा जाता था, आज वो भारत उस मुकाम पर पहुंचा है कि जितनी बड़ी विश्व की संस्थाएं हैं उनमें भारत की प्रतिक्रिया और भारत की भूमिका बेहद अहम हो जाती है और भारत एक उभरते राष्ट्र के तौर पर उभरता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही राष्ट्र सर्वोपरि की नीति पर काम करती है। राष्ट्र प्रथम, दल नंबर 2 पर और स्वयं तीसरे नंबर पर। तो जब हम राष्ट्र सर्वोपरि की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारी विचारधारा राष्ट्र को आगे बढ़ाने की ही विचारधारा है। और उसी के निमित्त हमारी जितनी भी सरकारें हैं, राज्यों के अंदर सरकार हो, देश के अंदर सरकार हो, और एक बार जब अटल जी को भी मौका देश के अंदर प्रधानमंत्री बनने का मिला था, उस समय भी जो विचारधारा थी वो विकसित राष्ट्र कैसे बने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वहां से शुरुआत उन्होंने करी थी कि हर गांव को सड़क से जोड़ना होगा, हर गांव के अंदर टेलीफोन जाना होगा। इन सारी क्रांतियों के विषय में विचार करके और तब हम आगे बढ़े थे और उसी विचारधारा को लेकर के आज हम आगे बढ़ने लग रहे हैं। और लक्ष्य एक है कि देश विश्वगुरु कैसे बने, उस लक्ष्य के निमित्त हम सब लोग काम करने लग रहे हैं। और उसके पीछे एक मूल विचारधारा जो अंत्योदय की है उसको हम साध करके आगे चल रहे हैं। और अंत्योदय की विचारधारा का अर्थ है कि पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। तो जो सरकार की योजनाएं आई, मोदी जी की जो योजनाएं आई, वो अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित करने की जो योजनाएं आई हैं, उनके निमित्त सारे काम होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ विकास के पथ पर आगे भी बढ़ना है तो दूसरी तरफ भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसे भी बचाना है, उसे भी संरक्षित रखना है। तो ऐसे में ये जो दो रास्ते हैं वो किस बिंदु के बीच जाकर मिलते हैं? दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, इनको हम लेकर के साथ में चल रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं और सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का काम भी कर रहे हैं। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप बनारस जाकर के देखेंगे बाबा भोले का कॉरिडोर जो बना है, गंगा की सफाई का जो काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर सांस्कृतिक विरासत हैं उनको डेवलप करके वहाँ पर टूरिज्म भी बढ़े, विश्व के लोग भी आकर के देख सकें कि भारत की संस्कृति क्या है, इनकी सांस्कृतिक विरासत क्या है, उस पर हम लगे हुए हैं। और इसी के साथ साथ में पूरे देश के अंदर सड़कों का जाल बिछे, 1 लाख सड़क कैसे बने,
हमने अपने मेक इन इंडिया के माध्यम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाने लग गए हैं। हम अपने हमारे जो विमान हैं वो दूसरे देशों में जाएंगे, तो हम दोनों दिशाओं के अंदर काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसके सुखद परिणाम देखने को मिल भी रहे हैं और भविष्य में बहुत देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। और अगर बात करें जिस तरीके से एक हिंदी भाषी देश की बात करें जहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं और जिन्हें दर्जा भी मिला हुआ है, नाम बदलने का चलन भी चला, कर्तव्य पथ भी बना, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ऐसे परिवर्तन करने के बावजूद जो हमारे देश की एक राष्ट्रीय भावना है वो विकसित हो जाएगी, या फिर राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के लिए हमें कुछ और स्थायी बदलाव करने पड़ेंगे, भाषा को लेकर भी, शिक्षा को लेकर भी? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए 15 अगस्त पर लाल किले से एक बात कही थी कि अब 75 वर्ष हो गए इस देश को आजाद हुए, तो गुलामी की जो भी निशानियां हैं उनको छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जहां तक बात है शिक्षा की, नई शिक्षा नीति जो आई है, अगर हम उसका गहन अध्ययन करते हैं तो हमको समझ में आएगा कि वो शिक्षा नीति आज विश्व के अंदर हमें कहीं पर भी अपने स्टूडेंट्स को खड़ा करने में कामयाब करेगी और वो विकास के साथ साथ में रोजगार को भी देने का काम करेगी। एक बढ़िया शिक्षा नीति जो पुरानी पद्धति मैकाले हमारे पास में छोड़ गए थे, उसको छोड़ करके भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा नीति जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट होगा एक स्टूडेंट का, वो हम लेकर के आए हैं। तो उसके माध्यम से आने वाली पीढ़ी संस्कृति को भी समझेगी, ग्लोबलाइजेशन के विकास को भी समझेगी और दूसरे देशों के साथ में हमारे संबंधों की समझ को भी वो बनाएगी। मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारी चर्चा को यहाँ पर विराम देने का समय आ चुका है, लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल आपसे मैं जरूर ये जानना चाहूंगी, एक छोटा सा इसका जवाब, कि बीजेपी भारत के भविष्य के लिए कौन सी रणनीति पर काम कर रही है और बीजेपी भारत का भविष्य कैसा देखती है? बीजेपी भारत का भविष्य विश्व गुरु के रूप में देखती है और हमारी रणनीति सांस्कृतिक विरासत को साथ लेकर के विकसित राष्ट्र का निर्माण करना, यही हमारी सोच है और यही रणनीति है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो जाहिर तौर पर बीजेपी की रणनीति को लेकर बात करें या फिर एक महिला नेत्री होने के बावजूद एक बड़े स्तर पर पहुंचना, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना, वो आपकी जैसी शख्सियत से हमें जरूर सीखना चाहिए। और बीजेपी पार्टी की ओर से भी कहीं ना कहीं एक ये बड़ा संदेश यहाँ पर दिया गया है। और सुषमा स्वराज के बाद इस बोर्ड की आप मेंबर बनी हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, खबरें अभी तक की ओर से, और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।